हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा वन हमारी जीवन रेखा। आज हम देखेंगे कि इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 वन हमारी जीवन रेखा। तो सबसे पहले इसमें पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्न चित्र को पूर्ण करो एवं चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। तो ये जो वृक्ष है, जो इस प्रकार के शंकु आकार के जो वृक्ष होते हैं ये शीत जलवायु में पाए जाते हैं। तो आप अपने विचार यहाँ पर दे सकते हैं कि इस प्रकार के वृक्ष हैं जो वो शीत जलवायु में पाए जाते हैं। और जब ये वृक्ष वहाँ पर ऐसे होते हैं तो जो बर्फ गिरती है, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं आसानी से बर्फ को नीचे गिरा देती हैं। इस कारण से वहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपने विचार लिख सकते हैं। इसके बाद यह है कि निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उपस्थित स्थान पर लिखो। जो हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख, तो इनको आपको इन सब जो अपने पास ये दिए गए हैं इनमें लिखना है। जो अपने पास ये रेखा चित्र दिए गए हैं इनमें आपको इन शब्दों को लिखना है। तो देखिए, हम बीचों बीच लिखेंगे वृक्ष। क्यों? क्योंकि इस वृक्ष से हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ये सभी वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती हैं? वृक्ष से। तो वृक्ष को हम बीचों बीच लिख देंगे और बाकी की जो सामग्रियां हैं उनको हम साइड वाले बॉक्सेस में जो सर्कल दिए हैं उनमें हम लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद दिया है कि आज आपने किस वस्तु का प्रयोग किया जो वन से प्राप्त होती हैं, यहाँ लिखिए। तो आप यहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं भी लिख सकते हैं, जैसे कि शहद, कि भाई मैंने शहद खाई है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? वन से। और आप और अन्य वस्तुओं का भी यहाँ पर विवरण दे सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, सोफा, जो कि लकड़ियों से फर्नीचर हैं, जो हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। इस प्रकार से आप अन्य वस्तुएं भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए, अब हमारे बहुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनकी शुरुआत होती है, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। जो अपघटक होते हैं इनका काम ही होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको तोड़ देते हैं ये, और इनको किसमें? पृथ्वी में, मिट्टी में मिला देते हैं और पोषक तत्वों को इस प्रकार से ये पुनः चक्रण करते हैं। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो देखिए, यदि वन पारिस्थितिकी से जो शीर्ष शिकारी जानवर हैं, जैसे कि शेर या भेड़िया, यदि ये नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो इससे क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, इसके लिए कौन सा तरीका सही है? तो इसके लिए जो तरीका सही है वह है कि पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बनाना। बाकी ये अन्य तरीके सही नहीं है। सबसे सही तरीका है विकल्प नंबर डी, कि पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद है जो उसको बना लिया जाए। अगला प्रश्न है कि कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो जो हमारे पास ये गतिविधियां दी गई हैं कि वनों से चयनित पेड़ों की कटाई, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों का विस्तार या पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, तो इनमें से विकल्प नंबर ए, वनों से चयनित पेड़ों की कटाई, ये जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा
खतरा बन सकता है। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 5 में आपको ये जो चित्र है, ये जो रेखा चित्र दिया है, इसको आपको देखना होगा कि यहाँ पर हमारे पास ये पादप दिए हैं। पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ले रहे हैं। तो हमें ये जो एक्स स्थान है, इस स्थान पर क्या हम लिखेंगे, आपको इसमें ये बताना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में एक्स के स्थान पर क्या आएगा। तो एक्स के स्थान पर आएगा जंतु। क्या आएगा? जंतु। देखिए आप इसको देख सकते हैं और हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जंतु। चलिए इस प्रकार से हमने सही जो विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको देख लिया है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो प्रश्न 1.2 है जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है जिसमें पूछा गया है कि खालिस्तान जल के भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होता है। तो जल के भूमि में अवस्रावित होने के लिए कौन सहायक होता है? तो ये होता है मूल तंत्र। कौन सहायक होता है? मूल तंत्र, अर्थात जड़ें हैं, जो पौधों की जड़ें हैं, ये सहायता करती हैं भूमि में जल के अवस्रावण, अर्थात भूमि में जल के अब जो नीचे जल जाता है, जब जड़ें होती हैं तो भूमि को क्या बना देती हैं? मिट्टी को सरंध्र, जिस कारण से पानी है, जो जल है, मिट्टी में आसानी से अवशोषित हो जाता है। अगला खालिस्तान है कि खालिस्तान की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। तो पेड़ों की अनुपस्थिति में, किन की अनुपस्थिति में? यदि पेड़ पौधे अनुपस्थित हों तो मृदा है जो जल को नहीं बांध पाती, अर्थात और जिससे किसके आने की संभावना होती है? बाढ़ की। अगला खालिस्तान जिसमें पूछा गया है कि जंगल की ऊपरी परत जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधों की वृद्धि होती है, कहलाती है, उसे कहते हैं छत्र। अगला जो खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि खालिस्तान ऐसे जानवर हैं जो मुख्य रूप से पौधे खाते हैं और जंगल में पौधों की आबादी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मुख्य रूप से पौधों को खाने वाले जानवर कौन से होते हैं? शाकाहारी जानवर। अगला खालिस्तान है कि ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि मृत खालिस्तान और खालिस्तान के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। तो मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व किसमें? मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। ये ह्यूमस की उपस्थिति इन्हीं के कारण बनी रहती है। चलिए अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 इसमें पूछा गया है कि बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए, सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ वायु प्रदूषण को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? वायु प्रदूषण को, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस कारण से जो पौधे हैं वायु प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान देते हैं और इसी के साथ ही ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं एवं सुंदरता भी बढ़ाते हैं। तो इसी कारण से सड़क के दोनों ओर पौधे हैं, जो पेड़ हैं, लगाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया है कि किसी वन के विनाश के आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। तो देखिए, वन है जो वो वर्षा को आकर्षित करते हैं। वन क्या करते हैं? वर्षा को आकर्षित करते हैं और यदि किसी क्षेत्र में वनों का विनाश हो जाए तो वहाँ वर्षा की कमी हो जाएगी और भूजल स्तर में भी क्या आएगी? कमी, जिस कारण से वहाँ का जो जल चक्र है वो क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है। तो वनों के अंदर सूक्ष्म जीवों का और मशरूम है जो, इनका जो भोजन है वो ये मृत पादप और मृत जंतु ऊतकों को ये खाते हैं। मृत
जो पादप होते हैं, मृत पौधों के अवशेष होते हैं, ऐसे जंतुओं के जो मृत भाग होते हैं उनको ये सूक्ष्म जीव हैं वो उनको खाते हैं, उनको विलेय पदार्थों में उनके रसायन उनको ये उनसे अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 4 का उत्तर आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतों के बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। तो देखिए, वन पारिस्थितिकी में उत्पादक परत, उपभोक्ता परत और अपघटक परत, मिट्टी की परत, ये कुछ परतें होती हैं। वन पारिस्थितिकी में कौन कौन सी परतें? एक होती है उत्पादक परत, उपभोक्ता परत जिसमें कि जानवर जीव जंतु आते हैं, अपघटक परत इसमें सूक्ष्म जीव आएंगे, और मिट्टी की परत। ये जो 4 परतें हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र में होती हैं, जिनमें पौधों को जानवर खाते हैं और अपघटक इनके मृत शरीर को मिट्टी में मिला देते हैं, और इस प्रकार से इनमें एक परस्पर निर्भरता बनी होती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि आपके आसपास परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें आप कई वस्तुएं दे सकते हैं जो कि हमें वनों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार दी गई हैं, जैसे कागज, फर्नीचर, इत्र, कपड़ा, रस्सी, धागा, गोंद, ईंधन, फल, सब्जियां, शहद, रबर, औषधियां आदि वस्तुएं हैं जो वनों से प्राप्त उत्पादों से हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप इन वस्तुओं को लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिकाओं की तुलना करें। तो देखिए, पर्णपाती वनों के वृक्ष जल की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब ऐसा समय आता है, गर्मी का समय आता है, तो पौधों को जल की कमी होती है, जिस कारण से ये पौधे हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, क्योंकि पत्तियां हैं जो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि करते हैं, तो इसी कारण से ये पत्तियां गिरा देती हैं, तो जल की हानि कम हो जाती है, और जल की क्षति को रोककर अपने पास अपने आप को उष्ण जलवायु के लिए ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसी प्रकार शंकुधारी वन भी अपने आप को शीत जलवायु में गिरने वाली बर्फ को अपनी आकृति के कारण नीचे गिरा देते हैं, और ये अपने आप को जीवित रखते हैं। इस प्रकार ये हैं जो जैव विविधता बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, नदी के किनारे पर वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। तो देखिए, इस प्रश्न में हम लिख सकते हैं कि नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली वनस्पति बाढ़ के दौरान पानी के प्रवाह की गति में कमी लाती है। क्या करती हैं? पानी के प्रवाह में ये जो पौधे हैं, वनस्पति हैं, ये इनकी गति को कम कर देते हैं। इनकी जड़ें हैं जो मृदा को जकड़े रहती हैं। इन कारणों से ये पौधे नदी के किनारे पर बाढ़ के समय मृदा संरक्षण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें पूछा गया है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में कैनोपी परत के महत्व को समझाइए। तो देखिए, वन में ऊंचे वृक्ष एक परत बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैनोपी परत। अर्थात जैसे वन है, वन में कुछ छोटे वृक्ष होते हैं, कुछ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। तो जो बड़े बड़े वृक्ष हैं ये एक परत का निर्माण कर लेते हैं, और इस परत को ही कहा जाता है कैनोपी परत, या फिर इसे कहा जाता है वितान। तो यह जो परत है बारिश की बूंदों की गति को कम कर देती है। अर्थात जब बारिश होती है, तेज गति से होती है, तो सबसे पहले ये ऊपरी जो पौधे होते हैं, कैनोपी परत पौधों की, उन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, और इस कारण से उनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण नीचे स्थित जो वृक्ष होते हैं उनसे होने वाली बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को ये कम कर देती है। इस प्रकार यह परत है जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप कैनोपी परत के महत्व को बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें पूछा गया है कि वनों की कटाई रोकने के लिए 3 स्थायी उपाय बताइए।
तो वनों की कटाई रोकने के स्थायी उपाय आप बता सकते हैं, जैसे कि वनों के संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उनका पालन भी किया जाना आवश्यक है। वन संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए और काटे गए वृक्षों की जगह नए वृक्ष लगाना है। ये 3 स्थायी उपाय हो सकते हैं जिससे कि वनों की कटाई, वनोन्मूलन को रोका जा सकता है। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहरों की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना उचित होगा? तो देखिए, हम कह सकते हैं कि नहीं, ऐसी सड़क का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस सड़क के निर्माण में वन क्षेत्र से गुजरने के कारण पेड़ों को काटना पड़ेगा। फिर भी यदि अति आवश्यक होने पर कि भाई और कोई रास्ता ही नहीं है, ये सड़क तो बनाई और कहीं से कोई उपाय नहीं है, यही सड़क बनाई जानी है, तो अति आवश्यक होने पर यदि वन क्षेत्र से होकर सड़क बनाई जा रही है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वृक्ष काटे जाएं एवं जो भी वृक्ष काटे गए हैं उनकी पूर्ति वृक्षों को लगा करके उनकी पूर्ति की जाए, काटे गए वृक्षों की, और अन्य नए पौधे लगाए जाएं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। पहेली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो वनों के लुप्त हो जाने पर हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, हमें ये इस उत्तर में हमें बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न में, इसके उत्तर में हम बता सकते हैं कि यदि वन लुप्त हो जाएं या नष्ट हो जाएं तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि जो वृक्ष ही तो हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? उत्पादित करते हैं। परंतु वनों के नष्ट हो जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में तापमान को रोक के रखती है, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो पृथ्वी पर तापमान भी बढ़ने लगेगा और विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिससे ध्रुवों की जमी बर्फ पिघलने लगेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। वनों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आवास की समस्या हो जाएगी, और पेड़ों की अनुपस्थिति में भूजल स्तर में भी क्या आएगी? कमी आएगी। और इसलिए वन संरक्षण बहुत ही अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें कि आपको ये जो चित्र दिए गए हैं, आपको इनको ध्यान से देखना है कि चित्र ए में इस प्रकार के पौधे दिए गए हैं और चित्र बी में ये बड़े बड़े वृक्ष दिए गए हैं। तो आप जो चित्र हैं इनको ध्यान से देख सकते हैं। और आगे प्रश्न में पूछा गया है कि उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो प्रश्न आ है उसमें पूछा गया है कि चित्र ए और व बी के क्षेत्रों की जलवायु कैसी होगी। तो देखिए, चित्र ए है जो यहाँ की जलवायु उष्ण जलवायु होगी, क्योंकि वहां पर कटीले पौधे दिए गए हैं जैसे कि नागफनी, और हम जानते हैं कि उष्ण जलवायु में कटीले पौधे पाए जाते हैं। चित्र बी में यहाँ की जो जलवायु है शीतोष्ण जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर मोटे तने और ऊंचे वृक्ष दर्शाए गए हैं। तो हम यहाँ पर इनकी जलवायु क्षेत्र हैं जो वो बता सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि दोनों क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों? तो देखिए, दोनों क्षेत्रों में से चित्र बी अर्थात शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र का जो तापमान है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पौधे बड़े हैं और अधिक ऑक्सीजन गैस उत्पादित करेंगे एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करेंगे। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होगी। इन सभी कारणों के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत क्या होगा? कम होगा। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें आपको ये जो खाद्य श्रृंखला है इसको चित्र में दर्शाई गई है, इसको ध्यान से देखना है कि ये जो खाद्य श्रृंखला है इसमें आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और उत्तर देना है निम्न प्रश्नों के। प्रश्न आ कि यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा? उत्पादक अर्थात यदि जो खाद्य श्रृंखला है इनमें पेड़ पौधों की क्या हो जाए? कमी, तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि
यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक अर्थात पौधों की कमी हो जाए तो इसका प्रभाव पूरी खाद्य श्रृंखला के सभी घटकों पर पड़ेगा। उपभोक्ता अर्थात अन्य जंतुओं की संख्या में भी कमी आ जाएगी तथा इससे अन्य खाद्य श्रृंखलाएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसी से संबंधित अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाएगा तो पूरी खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित हो जाएंगी एवं ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि ये मृत जीव या मृत पौधों के अपशिष्ट का जो अपघटन है वो नहीं हो पाएगा। मृत अपशिष्ट का अपघटन नहीं हो पाएगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा और मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, इन तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। तो देखिए, वनों में उपस्थित पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं एवं ऑक्सीजन गैस को उत्पादित करते हैं। इस प्रकार जो वन क्षेत्र है जितना अधिक होगा, ऑक्सीजन गैस उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पादित होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में पौधे अवशोषित करेंगे। पेड़ पौधे जितने अधिक होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को उतना अधिक अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन गैस उतनी ही अधिक बनेगी। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो इसमें पूछा गया है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। तो देखिए, वनों में हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि हमारे फेफड़े। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फेफड़े हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से वन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन हमारे लिए ऑक्सीजन गैस उत्पादित करते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लेते हैं। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे कि लकड़ी, कागज, गोंद, चारा, औषधियां आदि प्राप्त होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट कार्य की शुरुआत होती है, जिसमें प्रोजेक्ट क्रमांक 1 है। इसमें पूछा गया है कि विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आप इस प्रकार से सूची बना सकते हैं कि वनों के संरक्षण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये वही सुझाव हैं, आप इनको लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रमांक 2, इसमें एक प्रश्न और पूछा गया है कि वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। तो देखिए, आप वनों के उन्मूलन को बता सकते हैं कि पेड़ों की कटाई ही वनोन्मूलन है। वनों में पेड़ों की कटाई करना क्या है, वनोन्मूलन। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं एवं यहाँ पर एक पोस्टर बना सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 है जो इसमें पूछा गया है कि आप अपने अध्यापक या अभिभावक के साथ अपने आसपास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, आप यहाँ पर कोई भी उद्यान या अभ्यारण्य दे सकते हैं। हमने यहाँ रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दिया है। आपने यहाँ पर जो भी देखा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, और इसको आप आगे आपने जो भी देखा आप वहाँ पर दे सकते हैं। फिर है कि क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे। तो आप किसी भी उद्यान में जाएंगे, कहीं भी, तो कोई भी वृक्ष समान आकार के हमें वैसे भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो आप इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। आप किसी उद्यान का या अपने आसपास के वन क्षेत्र का भ्रमण करके ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस अध्याय के हमने सारे प्रश्न देख लिए, प्रोजेक्ट भी देख लिए कि हम प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।